वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिजिक्स 101 क्विज नंबर 1 की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 है, आप देख भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपने 29 से पहले पहले इसको सबमिट करवा देना है। पहला क्वेश्चन देखें, पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, जो पावर होती है वो इक्वल होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी के। द वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन है। ठीक है, पावर जो है वो बराबर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दी वेलोसिटी। इसका प्रूफ देखते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पर इसका प्रूफ है आपके पास। ठीक है, पावर जो होती है वो बराबर होती है किसके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका लिखा हुआ वाज़े तौर पे वाज़े तौर पे जो प्रूफ है वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, जो सेंटर होता है मास का यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। चूँकि जारी बात है, जो सेंटर होता है किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का वो कहाँ पर लोकेट करता है, उसका रेडियस भी एट द सेंटर, उसके अपनी सेंटर वाली जानिब पे या सेंटर की तरफ। तो जो सेंटर होता है मास का किसी भी यूनिफॉर्म डिस्क का, उसका जो रेडियस होता है वो लोकेटेड भी होता है एट इट्स सेंटर या एट द सेंटर। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट कंसीडर किए जाएंगे। बाकी देखें तो बाकी ऑन द रिम है, ये गलत हो जाएगा। डिस्टेंस पे तो नहीं हो सकता क्योंकि जारी बात है हमने उसके रेडियस की बात करनी है। और एट द एंड आपको बता रहा है वो डिस्टेंस r/3 फ्रॉम द सेंटर बता रहा है, नहीं कि इसके रेडियस बाय 3 के ऊपर। तो ये बात भी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। तो एट द सेंटर इज द राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है अपने मिड टर्म के हवाले से भी और अपने क्विज के हवाले से भी। तो एट द सेंटर इज द राइट ऑप्शन है। हम इसका प्रूफ देखेंगे तो ये देखें, आपको प्रूफ में क्या दिखा रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क शेप वुड बी एट इट्स सेंटर। इसके अपने सेंटर की तरफ जाइए, क्या करता है, इसका जो सेंटर होता है वो मौजूद होता है। यहाँ से भी देखिए तो यहाँ पे भी आपको ये बता रहा है कि जो हमारे पास मैस होता है किसी भी सेंटर का यूनिफॉर्म डिस्क का, वो उसके सेंटर की तरफ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम द ग्राफ एट एनी पॉइंट में बी आइडेंटिफाइड विद। जो स्लोप होती है किसी भी वेलोसिटी की टाइम द ग्राफ एट एनी पॉइंट, वो कब आइडेंटिफाई की जाती है, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी की स्लोप होती है, स्लोप हम कहते हैं इस तरह से कि नीचे स्लोप आती जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लोप कहते हैं। तो टाइम ग्राफ के जो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसकी एवरेज एक्सेलरेशन के थ्रू। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज द राइट ऑप्शन हियर। इसके हम प्रूफ के ऊपर भी चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम द ग्राफ ऑफ एट एनी पॉइंट में बी आइडेंटिफाइड विद। अब आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं एट एवरेज या विद एवरेज एक्सेलरेशन के थ्रू। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट, ऐसा पॉइंट वेयर जहाँ पर फोकस फोर्स जो है वो कॉज सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारी जो फोर्स होती है वो मूव करती है विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बगैर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारी जो फोर्स होती है, पॉइंट होता है, वहाँ पर विदाउट रोटेशन मूवमेंट की जा रही होती है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली इज द राइट ऑप्शन हियर। इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, सेंटर ऑफ मास जो है इज सच अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहाँ पर अप्लाई की जाती फोर्स कोज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, कि विदाउट रोटेशन के थ्रू भी वहाँ पे जो मूवमेंट की जा रही होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट वेयर द होल वेट। अच्छा, ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बॉडी होती है जहाँ पर तमाम तर वेट बॉडी का जो है वो अपीयर होता है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये भी आपने याद कर लेना, और ये भी आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में एज अ कॉन्सेप्चुअल जो है वो बिठा लेना। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पर सेकंड रेफर टू द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो पर सेकंड रेफर्स होते हैं, यानी पर सेकंड के हिसाब से जो डायमेंशन होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, ये बेसिकली मुझे कंफर्म नहीं था। इसका जवाब मैंने एंगुलर वेलोसिटी लगाया है, पर सेकंड के हिसाब से हो सकता है ये जवाब हो, लेकिन इसका जो जवाब है वो मुझे कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म हो तो काइंडली मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बता दें, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और जिसका जवाब जिसको कंफर्म होगा वो मैं उसको इंशाल्लाह कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा खुद से देख लेना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये इंशाल्लाह बता देंगे। नेक्स्ट पे अगर आप आए तो क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब, जिसके अंदर आपको बता रहा है इफ द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, अगर टोटल मोमेंटम जो है हमारे सिस्टम का वो चेंज होता है तो क्या होगा, द सिस्टम मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी।
तो जो सिस्टम है हमारा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा ग्रेविटी के बजाय या ग्रेविटी की। यानी इसका मतलब है ये है कि इन्फ्लुएंस का होता है असर या रसूख, यानी कि असर करेगा। जो हमारा सिस्टम है वो हमारी ग्रेविटी के ऊपर जो है वो असर करेगा। कब असर करेगा? अगर टोटल मोमेंटम हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम को अगर आप चेंज करेंगे तो हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे सिस्टम को यानी मोमेंटम को चेंज करने की वजह से हमारी ग्रेविटी के ऊपर जो है इसका असर होगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ये देखें, द सिस्टम मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अगर आप टोटल मोमेंटम को चेंज करेंगे तो हमारा टोटल सिस्टम जो है वो चेंज होगा, यानी टोटल सिस्टम की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर इसका असर आएगा। ठीक है, उसके आगे आप आएँ तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म के हवाले से, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस चीज़ को डिटेल से करवा दूँ कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल। अब आप फर्ज कीजिए आपके पास एक सर्कल है और क्या होता है उसमें, द एंगुलर जो एंगल है सॉरी बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगल है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या हो सकता है? 45 हो सकता है, 180 हो सकता है, 0 हो सकता है या 90 हो सकता है। तो ये बात याद रहे कि अगर आपने एक सर्कल के अंदर जो है एंगल मालूम करना है बिटवीन द लीनियर एंड द बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो हम एक थंब रूल के मुताबिक इस चीज़ को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। तो इसका जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है ना वो इस तरह से बनती है, या ये आप इधर कर लें या आप इधर कर लें। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ना, दिस विल बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन हियर। इसका प्रूफ भी मेरे पास अवेलेबल है। ये देखें, द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल 90 डिग्री। अब मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ना इस चीज़ के मुताबिक इसको समझे, राइट हैंड रूल के मुताबिक देख रहे हैं आप, ये एंगुलर और जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है उसके आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली इस टाइप की होगी। और ये देखें यहाँ से डायरेक्शन जाएगी, तो ये वाली जो एंगुलर है यानी दिस वन, ये वाले आपके पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट करके आपको देगा। तो 90 डिग्री इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका आपके मिड टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज, जो स्विमिंग है ये आपके हैंडआउट्स में आपको नहीं मिलेगा। जो स्विमिंग है ये कैसे पॉसिबल है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक पॉसिबल है। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये आपके मिड टर्म में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जब आगे आपको तैयारी करवाऊंगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे डिटेल से आपके तमाम तरह कॉन्सेप्ट को कवर करवा दिया जाएगा। जो न्यूटन है उसका थर्ड लॉ क्या है कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। तो जब आप स्विम करते हैं, आप अपने हाथ को आगे करते हैं तो आप क्या होता है, पानी जो है आपको वो रिएक्ट करता है। इसके मुकाबले में आपकी बॉडी जो है वो आगे मूव करती है, यानी कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं, अपनी दोनों आर्म्स को फोर्सफुली आगे वो मूव करवाते हैं, पीछे से आप पाँव भी जो है वो मूवमेंट करते हैं एक खास रोटेशन और एक खास एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपका ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली सेज एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। अब ये देखें, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक चाहिए क्या होता है कि देखें स्विमिंग चाहिए इक्वल होती है मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट। तो हमारे पास स्विमिंग पॉसिबल होती है ऑन द अकाउंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास जो स्विमिंग है, अब ये देखो इसको आपको डिटेल से बता रहा है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो आप ये देखें, ये आप क्या करते हैं, आप अपना ये दूसरा हाथ यानी ये वाला, अब आपका हाथ जो है ये फोर्सफुली यहाँ पे जाएगा और आपके पास ये वाला हाथ दोबारा बैक आके दोबारा फोर्सफुली जाएगा। तो ये एक्शन हो रहा है। अब इसका रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये क्लियर नहीं है लेकिन ये एक्शन फोर्स है और ये रिएक्शन फोर्स है, यानी एक्शन आप ये वाला कर रहे हैं और रिएक्शन आपकी पूरी बॉडी जो है वो आगे मूवमेंट कर रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को प्रूव बनाया जाता है। नेक्स्ट वन, द वर्क डन ऑफ बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पॉजिटिव। एक ये आपका मिड टर्म के बारे में इंपॉर्टेंट है। जो वर्क डन होता है हमारे पास ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली वो क्या होता है ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ठीक है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं, बस आपने याद रखना है कि ये हमेशा से पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इज द राइट ऑप्शन हियर। इसका प्रूफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है बहरहाल, लेकिन ये पॉजिटिव ही होगा, ये मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्विज था। मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्विज आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन मैंने जिस तरह एक बताया वो रॉन्ग लगता है तो आप काइंडली कमेंट्स में बाकी तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मेंशन कर दें और रेफरेंस दे दें। मैं उसको इंशाल्लाह कमेंट में जो है वो पिन कर दूंगा ताकि तमाम तरह स्टूडेंट उससे जो है फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आपको नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप पेड वहाँ से भी करवा सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली ये कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।